शोहर के मरने के बाद सबा भाई के घर चली जाती, भाभी और बच्चों के काम कर देती, जिसकी वजह से भाभी इसे बचा खुचा खाना दे देती और वो इससे बच्चों का पेट पाल लेती। सबा का भाई दूसरे शहर में रहता था और ईद का दिन था। भाभी ने कुर्बानी की तो सबा बोली, भाभी मेरी बच्चियां घर पर भूखे इंतजार कर रही हैं, मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दो ताकि मैं जाकर इनको पकाकर खिला दूं। तो भाभी ने मुंह चढ़ाते हुए इसे चर्बी डालकर पकड़ा दी। सबा ने सालन बनाया तो रात को भाई ईद मिलने सबा से आया तो इसने डरते हुए नलके से पानी भरा और चर्बी से भरा सालन भाई के आगे रख दिया। भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। सबा और मुनव्वर का घर करीब करीब था। जब तक सबा का शोहर अनवर नौकरी करता रहा घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर एक्सीडेंट से अनवर की टांग टूट गई। वो पहले ही शुगर का मरीज था, इसलिए जख्म कभी भी नहीं भर सका और वो मुहताज होकर रह गया। मुनव्वर अपने घर में अच्छा खाता पीता था, दूसरे शहरों में भी माल बेचने जाता था और कहीं कहीं दिन इसके दूसरे शहरों में लग जाते थे। सबा इसकी इकलौती बहन थी, इसलिए अपनी बीवी से यही कहता था कि मेरी बहन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना, अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे दे दिया करना। मुनव्वर के सामने तो इसकी बीवी सफ़िया सबा के साथ बहुत मोहब्बत जताती थी, लेकिन जब वो दूसरे शहर होता तो सबा से कहती कि मेरे तो कंधों में आज बड़ा दर्द है, आज तो मुझसे सफाई नहीं हो रही। सबा यूं करो कि पहले तुम सफाई कर दो, तुम आ ही गई हो तो मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। सबा चुपचाप इसके घर की सफाई कर देती, बर्तन भी साफ कर देती। घर के सारे काम करवाने के बाद वो सबा को बचा कुचा खाना दे दिया करती, इसके शोहर की दवाई के पैसे दे देती। सबा के लिए यही काफ़ी था कि इसके घर के छोटे मोटे अखराजात पूरे हो रहे थे। जब भी मुनव्वर शहर से वापस आता तो इसे एक माकूल रकम मुट्ठी बंद करके पकड़ा देता, कहता कि चुपचाप रख लो। सबा जब देखती तो अच्छे खासे पैसे होते थे, जिससे इसके बच्चों की स्कूल की फीस भी पूरी हो जाती थी और शोहर की बीमारी के अखराजात भी। खाना बासी होता था लेकिन इसकी भावज जिसे दे देती थी, वही खाना खा पी कर माँ बेटियां गुजारा कर लेती थी। लेकिन अनवर की हालत बिगड़ने लगी, इसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होने लगी थी, जख्म भी ठीक होने का नाम नहीं लेता था। इसी तकलीफ में वो जहां फ़ानी को छोड़कर चला गया तो सबा का आसरा भी जैसे ख़त्म हो गया था। बेशक शोहर था, चरपाई पे लग गया था, लेकिन जिंदा तो था, इसे आसरा भी था। लेकिन अब तो जैसे इसे अपना आप खाली सा लगने लगा था। दो बेटियां थी, बेटा भी नहीं था जो कि बड़ा होकर इसका सहारा बनता, इसलिए सबा पर गशी के दौरे पड़ते रहे। बच्चियां भी रो रो के बेहाल थी। इसी वक्त मुनव्वर ने ही बहन को संभाला था। जब सबा ने होश संभाली तो भाई ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। पहले पहल तो सफ़िया को भी नांद का कुछ एहसास था, इसलिए जो पकाती इसके घर भी भिजवा देती। सबा का घर अपना था, जो कि इसके बाप के विरसे से इसे मिला था। सर छुपाने की जगह इसकी अपनी थी, बाकी सहारा बस भाई का ही था। इद्दत पूरी होते ही सबा ने सोचा कि वो कोई मुलाजमत कर ले, लेकिन पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन सोचा कि घरों के काम काज करके कुछ बोझ उठाएगी। जब इसने इस बात का जिक्र मुनव्वर से किया तो इसने मना कर दिया, कहने लगा कि मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, बस तुम मुझे दवाएं दिया करो, तुम्हारे घर की कफालत मैं कर लिया करूँगा। लेकिन जैसे ही मुनव्वर शहर से बाहर जाता तो सफ़िया इसे अपने घर बुला लेती, कहती तुम्हारे घर में भी तुम्हारा शोर नहीं होता, मैं भी अकेली होती हूँ, ऐसा करो मेरे घर में रह लो। सबा भी दोनों बच्चियाँ लेकर भाई के घर आ जाती। सफ़िया की एक बेटी और दो बेटे थे, दोनों बेटे बड़े थे और सबा की बेटियों को अक्सर ज़ोर से थप्पड़ भी मार देते या धक्का दे देते थे। वो दोनों छोटी थी, एक 5 साल की थी और एक 3 साल की, और सफ़िया भाभी के बेटे दोनों ही बड़े थे, एक 10 साल का था और दूसरा 12 साल का। छोटी बेटी भी सबा की बेटियों से बड़ी थी। आज भी सबा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी, गर्मी अरूज पर थी और सफ़िया के तीनों बच्चे एसी चलाकर अपने कमरे में बैठे थे। सबा की दोनों बेटियां पसीने से शराबूर सहन में भाग दौड़ रही थी। सफ़िया सबा से कहने लगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बच्चों को इतनी भूख लगी है, तुमसे अभी तक रोटियां ही नहीं पकी। बेचारी अपना पसीना साफ करते हुए जल्दी जल्दी रोटियां उतार रही थी और सफ़िया रोटी लेकर अंदर चली जाती और ख़ुद भी एसी में बैठी थी। सफ़िया जब रोटी हाट पाट में रख कर अंदर ले जाने लगी तो सबा कहने लगी कि ऐसा करें, शफ़क़ और निमरा को भी कमरे में ले जाएं, सहन में बहुत धूप है, दोनों बच्चियां गर्मी में कमला के रह गई हैं।
ये सुनना था कि सफ़िया के माथे पर बाल पड़ गए थे। कहने लगी, ले तो जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरे बच्चे इस वक्त मोबाइल और टैब पर गेम खेल रहे होते हैं और ये इनके साथ मोबाइल देखने की जिद करते हैं। और तुम जानती हो कि मेरे दोनों बेटे गुस्से के कितने तेज़ हैं, और बेटी तो वैसे ही ज़िद्दी है, वो अपनी मर्जी की चीज़ें देखेगी। सबा कहने लगी, इन्हें समझा दूंगी। इसने रोटी हाथ पाट में रखते हुए शफक और निमरा से कहा कि चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाना, किसी को भी तंग मत करना। दोनों बेटियां मान गई। जैसे ही दोनों बच्चे कमरे में गईं, थोड़ी देर बाद इनके रोने की आवाज़ें आने लगी। सबा वहीं पर रोटियां छोड़कर जब कमरे में आई तो सफ़िया का बड़ा बेटा निमरा को मार रहा था। कहने लगा, कमीनी, तुम लोगों की औकात ही नहीं है एसी में बैठने की। तुम लोग गरीब ही पैदा होते हो और गुर्बत में ही मर जाते हो। ये सुनकर सबा को बड़ा दुख हुआ था। सफ़िया वहीं बैठी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। छोटी बेटी के तो मुंह में निवाले डाल रही थी। मजाल है जो अपने बेटे को ज़रा भी डांटा हो। कितनी छोटी सी बच्ची पर कैसे ज़बान दराजी कर रहा था। सबा कहने लगी, क्या किया है इसने जो तुम इसे इतनी बातें सुना रही हो। कहने लगा, फुफ्फो, इसको तमीज़ सिखाएं। इसे नहीं पता कि कमरे में कालीन बिछा है। ये अपने गंदे मट्टी वाले पाँव लेकर आ गई है, इसे तमीज़ नहीं है। सबा कहने लगे, बेटा वो छोटी है, अगर तुम इसे कहते तो वो अपने पाँव धो लेती। वो कहने लगा, धोने से असल औकात तो नहीं बदलती ना फूफो। सबा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। कहने लगी, सफ़िया भाभी देख रही हैं, आप इतना छोटा हो के कितनी ज़बान चलाने लगा है। सफ़िया कहने लगी, तो क्या गलत कह दिया मेरे बेटे ने, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो। अरे ठीक ही तो कह रहा है। ये सुनकर सबा चुप हो गई थी। समझ गई थी कि इसकी भाभी ही नहीं चाहती कि इसकी बेटियां एसी वाले कमरे में बैठें, और वो दोनों बेटियों को बाहर ले आई। खाना बनाने के बाद इसका दिल खाने से बिल्कुल उचाट हो चुका था। बस अपनी बेटियों को खाना खिलाया और अपने घर वापस आकर अपने शोहर की खाली चारपाई जब इसने शहर में देखी तो फोड़ फोड़ कर रोने लगी। बताने लगा कि जब इसकी शादी हुई थी तब मुनव्वर भाई के हालात इतने अच्छे ना थे जितने कि अनवर के थे। इस वक्त मुनव्वर को कारोबार करने के लिए पैसे देने के लिए सबा ने अपने हिस्से का सारा जेवर बेच दिया था और चुपचाप खामोशी से भाई को पैसे दे दिए। वो कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो कर रही हो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा शोहर क्या सोचेगा। कहने लगी कि वो बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ नहीं सोचेंगे। बहन भाइयों का रिश्ता इसीलिए तो होता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आ सके। बस अब आप इनकार नहीं करेंगे और बहन का मान नहीं तोड़ेंगे, ये आप रख लें। सबा ने अपना सारा जेवर जो अनवर ने इसे पहनाया था या फिर मुनव्वर ने इसकी वालदा का बचा हुआ जेवर इसे दिया था, सब इसने अपने भाई के हाथ में रख दिया था। मुनव्वर की आंखों में इस वक्त आंसू थे। बहन के सर पर हाथ रखा, इसके माथे पर बोसा दिया। कहने लगा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आज तंगी के हालात जब सबा पर आए तो सफ़िया ने यूं आंखें फेरी थी जैसे कि इसे जानती ही ना हो। मुनव्वर ने सबा के जेवर के पैसों से ही कारोबार शुरू किया था, जिस पर चार चांद लगते चले गए। ना सबा ने दोबारा जेवर मांगा, ना मुनव्वर ने इसे जेवर के पैसे दिए। हाँ, ये था कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे देता था। और जब से अब वो दूसरे शहर गया था, सफ़िया के तो जैसे हाथ ही खींच लिया था। पहले तो इसे कहने लगी कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर आके खाना खा लिया करना। जब वो घर आती तो इससे कपड़े भी धुलवाती, बर्तन भी, घर की सफाई सुथराई, यहाँ तक कि खाना भी सबा से ही पकवाती थी। और इसकी बच्चियाँ धूप में सैन में तपते फर्श पर अपने पाँव झिलाती और वो एसी वाले कमरे में बच्चों को लेकर बैठी रहती। बार बार यही कहती कि सबा मुनव्वर के पैसे पर ही गुजारा कर रही हो। अक्सर तो ऐसा होता कि ताज़ा खाना खुद खाकर रात के लिए संभाल लेती और सबा से कहती कि यार, कल का सालन फ्रिज में पड़ा है, मेरे बच्चे तो ताज़ा खाना ही खाते हैं, एक दिन पुराना भी सालन हो तो मुंह नहीं लगाते। सबा, ऐसा करो कि तुम ये सालन खा लो। और तुम्हारी बच्चियों का क्या है, इन्हें तो वैसे भी रूखी सूखी खाने की आदत है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से रूखा सूखा खाने की आदत डालो। जो हालात तुम्हारे हैं बना बस मुनव्वर के सारे ही हैं, अगर मुनव्वर हाथ खींच लो तो तुम क्या करोगी। फिर कहने लगी, वैसे सबा खुद भी सोचना चाहिए, मुनव्वर के सर पर पहले ही इतने खर्चे हैं, घर के, कारोबार के, बच्चों के, कुछ तो तुम्हें भी हाथ पाँव हिलाना चाहिए। फिर कहने लगी, ऐसा करो सिलाई सीख लो, तुम पूरा दिन वैसे भी फारग रहती हो, करने को कोई काम थोड़ी होता है। अच्छा है, सिलाई सीखोगी, कपड़े सिलाई करोगी, कुछ पैसे तो कमाओगी, कब तक भाई पर बोझ बनी रहोगी। बेचारी की उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं, अपने घर को देखे या तुम्हें संभालेगा। बातों बातों में सफ़िया का जो दिल चाहता वो सबा को सुना देती।
वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती। फिर इसने यही किया था। बड़ी बेटी को स्कूल भेजकर छोटी को अपने साथ लेकर सिलाई सेंटर चली गई। वहाँ से कपड़े सीने सीखने लगी। 3 या 4 माह में ही वो अच्छी खासी सिलाई सीख चुकी थी। फिर इसने अपने हाथ में पहनी अनवर की मुंह दिखाई की अंगूठी देखी तो दिल में ठेस सी उठी थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि शोर की पहनाई हुई मुंह दिखाई की अंगूठी भी इसे बेचनी पड़ेगी, लेकिन भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। उसने वो अंगूठी बेचकर एक अच्छी और महंगी सिलाई मशीन खरीद ली। सबा कपड़े सिलाई करने लगी, लेकिन जब इसने सिलाई शुरू की थी, सफ़िया इससे नाराज़ रहने लगी। कहने लगी, तुम तो भाभी को भूल ही गई हो, हमारे घर आती ही नहीं हो। वो कहने लगी कि भाभी मुझे अब वक्त नहीं मिलता। कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा वक्त कहाँ लगता है। जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा आसरा नहीं था तब तक भाई याद रहता था, भाभी का भी ख्याल आता था, और अब जब तुम्हारे तो नखरे ही बहुत ऊंचे हो गए हैं। सफ़िया सबा के घर आकर इसे खूब बातें सुनाने लगी। कहने लगी, भाभी सच में मैं सच कह रही हूँ, सिलाई के इतने कपड़े हैं कि मैं वहीं पूरे नहीं कर पाती। सबा जानती थी कि सफ़िया को इसकी याद क्यों सता रही है। जाहिर है इसे गर्मी में एसी में बैठने की आदत पड़ गई थी। घर के सारे काम सबा ने संभाल रखे थे। सिलाई सीखने के दौरान भी वो इसके सारे काम करती थी। तब तक सफ़िया राज़ी थी। जैसे ही सबा ने सिलाई सीख ली, मशीन खरीद ली, तो सिलाई सेंटर वाली खातून ही इसे सिलाई के लिए कपड़े देने लगी थी। सबा जानती थी कि सफ़िया इसे इसीलिए याद करती है ताकि इसकी घर का काम हो सके। सफ़िया अभी भी इसके लिए सालन लेकर आई थी। कहने लगी, तुम्हें तो हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी फ़िक्र है। मैंने सोचा सिलाई करके तुम्हें खाना बनाने का वक्त नहीं मिला होगा, इसलिए तुम्हारे लिए खाना ले जाऊं। इसने सालन का बाउल एक तरफ रखा। कहने लगी, रोटी खुद बना लेना, मैं चलती हूँ। वैसे भी तुम बहुत मसरूफ़ रहने लगी हो, कमाने लगी हो ना। अब हम जैसे लोग कहाँ याद आएंगे तुम्हें। जब वो कुछ नहीं करती थी, इसके घर के सारे काम करती थी, तब भी वो बुरी थी। तब यही सफ़िया इसे ताने देती थी कि सारा कुछ भाई के सर पर छोड़ रखा है, खुद से भी कमाना सीखो। और आज जब वो कमाने लगी थी तब इसे अपने घर के कामों की फिक्र सताने लगी थी। अगर सबा कमाएगी तो इसके घर को कौन संभालेगा। इतनी गर्मी में खाना बनाते हुए इसकी जान जाती थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ मुनव्वर ने ही तुम्हें पैसे दिए होंगे सिलाई मशीन के लिए, वरना इतनी महंगी सिलाई मशीन तुम कहाँ खरीद सकती थी। लेकिन देखो ना, एहसान फरामोशी की इंतहा है कि जिस भाई ने इतने पैसे दिए तुम इसके घर 4 बर्तन भी धोने के लिए नहीं आती। मेरा तो तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें संभालने में मेरा वक्त गुजर जाता है। ये नहीं होता कि भाभी के साथ आकर थोड़ी सी मदद ही करवा दो। सबा ये सुनकर चुप सी हो गई थी। जानती थी कि सफ़िया को इसकी याद नहीं सताती, बल्कि इसे एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए। अच्छी खासी बातें सुनाकर सफ़िया अपने घर चली गई। सबा ने जब सालन का बाउल का ढक्कन उठाया तो सालन से बू आ रही थी। लग रहा था जैसे 4 दिन पुराना सालन हो। वैसे भी गर्मी की वजह से फ्रिज काम नहीं कर रही थी, सालन जल्दी ख़राब हो जाते थे। सबा ने वो बासी सालन बाहर फेंक दिया, क्योंकि अब वो खुद पैसे कमाने लगी थी। इसलिए इसने खाना बनाया हुआ था, अपने बच्चों को ताज़ा खाना खिलाया। अब वो मुनव्वर से भी पैसे कम ही लेती थी। कहती थी कि अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत करती हूँ तो पैसे भी कमा लेती हूँ। लेकिन मुनव्वर कभी फल दे जाता, कभी इसके हाथ में ज़बरदस्ती पैसे रख जाता। कहता कि अपनी आंखों के नीचे गहरे हल्के देखे हैं तुमने, अपनी सेहत का ख्याल रखो, पैसों की फ़िक्र मत किया करो। मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो भी तुम्हारा ही है। तुम्हारा जेवर बेचकर मैंने इतना पैसा कमाया है, इस पर तुम्हारा हक है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन सबा इसे ये नहीं कह सकती थी कि यही बात अपनी बीवी को भी समझाओ, जो हर वक्त मुझ पर एहसान जताती रहती है और समझती है कि वही मुझ पर खुदा है। वो नहीं देगी तो मेरा खाना पीना रुक जाएगा। सबा ये बातें बस सोच ही सकती थी, अपने भाई से कह नहीं सकती थी। यही कहती कि भाई आपकी अपनी फैमिली है, आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, फिर मेरा बोझ क्यों अपने सर पर डालते हैं। मुनव्वर कहता कि बहन भाई पर बोझ नहीं होती, और ना ही तुम मुझ पर बोझ हो। तुम्हारी दुआओं का नतीजा है आज मैं लाखों कमा रहा हूँ और मेरी बीवी बच्चे भी ऐश कर रहे हैं। एक बार इसे कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें घर में एक एसी लगवा देता हूँ। सबा कहने लगी, नहीं भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्चियाँ अब पंखे की आदी हो चुकी हैं, और अम्मा भी ठीक ही कहती थी कि जितनी चादर हो इतना ही पैर फैलाना चाहिए। और मैंने अपनी बेटियों को ये बात अच्छे तरीके से सिखा दी है। अब वो अपनी औकात से बढ़कर ख्वाहिश नहीं करती।
منور خاموشی سے صبا کی باتیں سنتا رہتا، کہنے لگا کہ اتنی گہری گہری باتیں کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ میرے نزدیک تو تم ابھی چھوٹی سی صبا ہو۔ صبا اپنے بھائی سے 7 سال چھوٹی تھی اور وہ اسے ویسے ہی پیار کرتا تھا جب تک صبا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے صفیہ کو بھی کبھی صبا پر فوقیت نہیں دی تھی۔ شاید وہی وجہ تھی کہ اس کے اندر صبا کے لیے جلن اور حسد پیدا ہو گئی تھی۔ پھر صبا کی شادی جب انور سے ہوئی تو انور کا گھرانہ کھاتا پیتا تھا اور انور نے اسے بہت خوش رکھا تھا۔ یہ بات بھی صفیہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بہانے تانے دیتی ہی رہتی تھی کہ تم تو بڑے امیر گھر میں چلی گئی ہو، تمہیں کیا پتا آٹے چاول کا بھاؤ کیا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے گھر کیسے چلاتے ہیں۔ جب صفیہ اور منور کی زندگی میں تنگی آئی تو صبا نے اپنا زیور بیچ کر دیا اور پیسے خاموشی سے بھائی کو دے دیے، لیکن اب بھی صفیہ کی نظر میں وہ بری تھی۔ ایک بار جب منور دوسرے شہر گیا تو واپسی پر عید الاضحیٰ کے لیے اپنے بچوں کے کپڑے لے کر آیا تھا، ساتھ میں صبا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بھی کپڑے لے آیا۔ یہ دیکھ کر صفیہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں صبا کو بلایا اور اسے کپڑے دیے، کہنے لگا کہ اپنی مرضی سے سی لینا، اور چھوٹی بیٹیوں کو ویسے ہی فراق لے کر دیے جیسے اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کا یہ دیکھ کر منہ بن گیا، کہنے لگی کہ میں ایسا فراق نہیں پہنوں گی جیسے نمرا اور شفق پہنیں گی، مجھے کاپی کیٹ نہیں بننا، مجھے ایسی فراق پہننی ہے جیسی کسی نے نہ پہنی ہو۔ بابا یہ بھی آپ نمرا اور شفق کو دے دیں۔ منور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ میری خواہش تھی کہ تم تینوں عید پر ایک جیسے کپڑے پہنو، تم کوئی خاص تھوڑی ہو، جیسے شفق اور نمرا ہے ویسے ہی تم بھی ہو۔ لیکن اسے باپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ صفیہ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، پھر اس کی خواہش کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ یتیم بچوں کا کیا ہے، آپ جو بھی لا کر دیتے وہ پہن لیتی۔ یہ سننا تھا کہ منور نے صفیہ کو بڑے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگا کہ بات کرنے سے پہلے سوچا کرو، جو منہ میں آتا ہے تم بول دیتی ہو، یہ کیا بات کی، کوئی کرنے والی بات ہے؟ صبا یہ سن کر آہ بھر کے رہ گئی تھی، کہنے لگی بائی سچ ہی تو ہے، میری بیٹیاں یتیم ہی ہیں۔ بہرحال بائی کے لائے ہوئے کپڑوں کو وہ واپس نہیں کر سکتی تھی، ورنہ منور اس سے بہت ناراض ہو جاتا۔ لیکن جب عید کو قریب آنے لگی تو منور کو شہر جانا پڑ گیا، لیکن قربانی کے لیے وہ گائے گھر پر دے کر گیا تھا۔ دونوں بچیوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ گائے دیکھیں، لیکن صفیہ نے اپنے گھر نہیں آنے دیا اور نہ ہی اس کے بچوں نے گائے کو ہاتھ لگانے دیا۔ جب قربانی ہو گئی تو صبا نے صفیہ سے کہا کہ تھوڑا سا گوشت اسے بھی دے دے تاکہ وہ بچوں کو کھلا دے، کیونکہ سالہ سال تو وہ سبزی دال ہی کھلاتی ہے۔ گائے کی جب قربانی کی تو منور جہاں پر نہیں تھا، وہ ہوتا تو صبا کو ٹھیک ٹھاک گوشت ضرور دیتا تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں، لیکن صفیہ نے زیادہ گوشت اپنے میکے والوں کو دیا تھا، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بھر بھر کے شاپر پکڑائے۔ جب صبا نے مانگا تو اسے چربی پکڑا دی، کہنے لگی کہ بس یہی بچا ہے، اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے وہ تو بنا لینا۔ صبا نے وہ گوشت اٹھا کے فریج میں رکھ دیا۔ بچیاں ماں کی شکل دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اماں آج تو عید کا دن ہے، کیا آج بھی ہمیں دال ہی کھلاؤ گی؟ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے بچوں کو بہلا دیا اور دال کھلا کر سلا دیا۔ بچیاں بھی اپنی ماں کو جانتی تھی کہ خوددار ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ اگلے روز منور جب آیا تو صفیہ نے اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے تھے۔ منور نے صبا کو بھی گھر پر بلا لیا اور اپنے سامنے کھانا کھلایا اور کہنے لگا کہ کل میں تمہارے گھر دعوت پر آؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی، کیونکہ سوائے چربی کے اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، جو بھی وہ صفیہ نے دی تھی، لیکن بھائی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز جب منور صفیہ اور بچوں کے ساتھ آیا تو صبا نے وہی چربی کا شوربہ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے سالن دیکھا تو صفیہ کو گورنے لگا، کہنے لگا تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے پورا شاپر بھر کے صبا کو گوشت دیا ہے، کیا یہ دیا تھا تم نے میری بہن کو اور اپنے گھر والوں کو بھی تم نے کیا یہی چربی دی ہے؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگی میں نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی لڑائی یا فساد ہو، اب بھی میں چپ ہی رہتی۔ منور کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا۔ پھر وہ صفیہ سے کہنے لگا کہ آج تم جتنے بھی عیش کر رہی ہو وہ صبا کی وجہ سے کر رہی ہو، کیونکہ اسی نے مشکل وقت میں اپنا زیور بیچ کر ہمیں دیا تھا، ورنہ تمہارے بچے اس وقت فاقے کاٹ رہے ہوتے۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھیں کھلی ہی رہ گئیں
وہ رونے لگی اور صبا سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے صرف بہن ہونے کا فرض ادا کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد صبا اور صفیہ مل کر رہنے لگی۔